नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी टीनेजर से, जिसमें हमने उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में, क्योंकि हमने पार्ट 1 में टीनेजर से बात करते वक्त में कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, और साथ ही पार्ट 2 में उसी चैलेंजेस में छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने का या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की बात हमने करी थी। जिन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि चैलेंजेस जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक प्रकार का निगेटिविटी एटमॉस्फेयर बनता है, लेकिन हम उन निगेटिव चीज़ों को बाईपास करके या साइड करके उन चैलेंजेस में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करके उस चीज़ को अपने फेवर में लाने की बात किए थे। तो दोस्तों, जिस तरीके से टीनेजर्स की बातचीत हुई थी 2 पार्ट में, उस समय में हमने बिल्कुल नहीं बताया था कि हम आज किस कैटेगरी या किस क्लास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की बात जिन लोगों के साथ में या जिस कैटेगरी के बारे में हो रही है, उन लोगों से बात करने के पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप पहले तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद ही आएगा। तो दोस्तों, हम वापस अपने सब्जेक्ट पर आते हैं कि आज हम किन लोगों के बारे में बात करने वाले थे। दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो एपिसोड है, वो डेडिकेटेड है उन लोगों के ऊपर में जिन लोगों का या तो अभी रिसेंटली शादी हुआ है या फिर वो लोग शादी करने के समय नज़दीक आ गया और वो लोग शादी के बारे में सोचना चालू किए हैं। तो दोस्तों, उन लोगों का एपिसोड हमने इसीलिए सीक्रेट रखा था क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों का अभी शादी वाला एज चल रहा है, उन लोग काफ़ी स्पेशल है मेरे नज़र से, क्योंकि अब उन लोगों को ये समझ में आने लगा है कि पैसे की क्या अहमियत है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से टीनेजर्स और उसके बाद में उसके पहले हम लोगों ने उन लोगों से बात की थी जिन लोगों का प्रोफेशनल करियर चालू हुआ है, तो टीनेजर्स से शादी की एज आने तक के 10-12 साल लगते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ चालू करके शादी की एज या शादी तक के बात आने के लिए 7-8 साल लगते हैं। तो इस दरमियान में जो समय निकल जाता है, उसमें जो गलतियां होती है वो इस एज में आने पर समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर वो पैसा की ज़रूरत, उस पैसे की अहमियत समझ में आती है जो हमने पिछले दिनों में कमाया था या कमाने के बाद में खर्चा भी कर दिया था। तो मेरे हिसाब से शादी एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर से शायद खर्चे या पैसों की कीमत जानना हमारा चालू होता है। तो जिस तरीके से भी हम अभी तक के खर्चा किए रहते हैं या खर्चा कर चुके रहते हैं, बचाए नहीं रहते हैं, उन सब दरमियान में जो पैसे बच सकते थे उसकी कीमत हमारे को अब रियलाइज़ होने लगती है। क्योंकि शादी में लगने वाला खर्चा, देखिए, शादी में तो इतना खर्चा होता है कि कितना भी पैसा रहे तो कम है, लेकिन हमारे अपने पैसे की एक अलग अहमियत होती है। एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम अपनी शादी को खुद कर रहे हैं या अपने शादी का खर्चा खुद उठा रहे हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, उनके लिए जितना पैसा लगता है वो पैसा हमने कमाए रहते हैं, लेकिन उस कमाने के दरमियान जो गलतियां हमसे हुई रहती है या जो खर्चे हमने कर दिए रहते हैं, वो चीज़ों का खर्चा आज हमारे को पैसे की कमी के चलते में कहीं हद तक के कुछ शादी के खर्चों को लेकर के कंप्रोमाइजिंग मोड में लेके चला जाता है। दोस्तों, मैं ये चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ को आप समझिए कि जैसा लाइफ जो है वो 20-40 के रेशो का है। 20-40 के रेशो में जिस तरीके का हम काम करते हैं उसी के हिसाब से 60 बियॉन्ड हमारा लाइफ चलता है। 20-40 यानी 20 ईयर्स बाई 40 ईयर्स। 20 ईयर्स यानी जो 20 साल तक के हम पढ़ेंगे, जो पढ़ाई हम करेंगे, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो रिमेनिंग 40 में हमारे को एक ऐसी जॉब या अच्छी जॉब मिलती है जिसके भरोसे के ऊपर में हमारे को कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करता तो पड़ता है। मेहनत तो सभी जगह पैसा कमाने में करनी पड़ती है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे को पैसे भी कमाने का मौका मिलता है। तो जिस तरीके से हम 20 में, मान लीजिए किसी ने अगर 20 की उम्र तक के पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी पढ़ाई के ऊपर में, और ज़्यादा समय बाकी चीज़ों में ही गुजारा है, तो वो चीज़ों को अगर 20 साल की उम्र तक के उन्होंने अगर ठीक से इनकैश नहीं किया उस एज को, तो रिमेनिंग 40 यानी 40 और 20 60 होता है, तो 60 की उम्र में हम रिटायरमेंट की उम्र मानते हैं। तो 40 की उम्र के पूरी फेज तक के उनको मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि देखिए, या तो पैसे दिमाग से आते हैं या मेहनत से आते हैं।
तो दिमाग वाला जो कोर्स था हमने 20 में अगर कुछ नहीं किया तो वहीं ख़त्म कर दिया हमने। अब बचा हमारे पास ये 40, तो हमारे को इस 40 में सिर्फ मेहनत ही करना पड़ेगी, चाहे हम इलेक्ट्रिशियन का काम करें, चाहे कोई मैकेनिक का काम करे या कुछ भी करे। पैसे इसमें भी कमाए जाते हैं, लेकिन हर दिन हमारे को मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत शारीरिक ही मेहनत रहेगी। तो ये जो मेहनत होती है वो 20-40 के रेशो के हिसाब से जो हम कमाते हैं वही रिमेनिंग 60 के बाद में हमारे को सपोर्ट करता है। तो ये जो 20-40 का फॉर्मूला है वो 20-40 में जो हम कमाए रहते हैं नॉलेज या एजुकेशन, उस एजुकेशन के भरोसे के ऊपर में जब हमको नौकरी लगती है तो उस हिसाब से हमारे को नौकरी और बाकी की सोशल अपलिफ्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और बाकी चीज़ों के बारे में हमारे को देखने का नज़रिया समाज का बदलता जाता है। तो ये चीज़ों के द्वारा हम एक शादी की उम्र तक के जाते हैं और शादी की उम्र के बाद में जिस प्रकार के खर्चे चालू होते हैं, चाहे शादी के दरमियान या शादी के बाद या बच्चे वगैरह होने के बाद, तो इन सब चीज़ों में हमारे को एक प्रकार से पैसे की ज़रूरत पड़ती है या हर प्रकार से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पैसे की कमी या पैसे की ज़रूरत होती है वो चीज़ों को उस एज में समझ में आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, तो उन चीज़ों को अगर हम वहीं समझ जाए, वहीं पर अगर हम लोग उस खर्चों के बारे में सोचना चालू कर दे, चलिए खर्चे ना भी सोचें, लेकिन अगर पैसा बचाने के बारे में सोचना चालू करें या पैसे के कंपाउंडिंग के बारे में सोचना चालू करें या पैसे से पैसा कमाने के बारे में सोचना चालू करें या कम से कम पैसा बचाना, कम खर्चा करना ही सोचे तो भी बहुत है। लेकिन हमें उन चीज़ों के ऊपर में जाना पड़ेगा जिससे हम अपने पैसे की इज्जत कर सके, पैसे बचा सके। क्योंकि शादी के बाद में एक ऐसा फेज आता है जहाँ से हमारे सिर्फ खर्चे चालू होते हैं, हर प्रकार के खर्चे। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली जब बनती है तो बहुत सारे खर्चे बढ़ते जाते हैं और ऊपर से फिर अभी इन लॉ फैमिली, फिर सारे चीज़ों का खर्चा जिस हिसाब से बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब जो हम प्रोफेशनल लाइफ या टीनेजर लाइफ में जिस प्रकार का फ्रीडम या जिस प्रकार का फाइनेंशियल केयरलेसनेस जिसको मैं कहूँगा, तो केयरलेसनेस वर्ड बहुत सही हद तक सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम पैसे की अहमियत को कम करके चला रहे थे और बाकी चीज़ों को या शायद किसी भी चीज़ को उतना वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, उन चीज़ों को वैल्यू देने से ज़्यादा हमारे को पैसे बचाने के बारे में और इस प्रकार की परिस्थिति में लगने के लिए पैसा पहले से इंतजाम करके रखने के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये चीज़ों को हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। क्योंकि जैसे एक सर्विस लग गई, सर्विस के हिसाब से एक तनख्वाह मिलना चालू हो गई और उसके बाद में अगर हमारा परिवार, शादी हो गई या बच्चे हो गए, तो इस प्रकार से जो खर्चे बढ़ते जाते हैं और खर्चे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उसके बाद में बच्चों का एजुकेशन हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए जिस प्रकार से, और वहाँ जाके हमारे को ये सब चीज़ें समझ में आती है कि हमारे से वहाँ मिस्टेक हो गई थी, वहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो ये मिस्टेक्स को ही मैं फाइनेंशियल मिस्टेक बोलता हूँ और वो जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती है वहाँ जाके रियलाइज़ होती है। यही वजह है दोस्तों कि मैंने ये जो एपिसोड है वो लास्ट में निकाला, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे लाइफ में जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स वर्ड यूज़ होता है वो फाइनेंशियल मिस्टेक ना होकर के फाइनेंशियल लेकुना या पैसों की कमी से संबंधित होता है। देखिए, पैसे तो जितने भी रहे कम है, लेकिन कम से कम ज़रूरत के रहें उतना बहुत ज़रूरी है। और पैसे की ज़रूरत हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर जगह लगने वाला है, ये हमको पता है। तो पैसे को अगर कोई अल्टरनेट नहीं है तो हमें पैसे रखना ज़रूरी है, पैसे अपने साथ रखना ज़रूरी है। और पैसे रखने के लिए पैसे का नॉलेज रखना ज़रूरी है। पैसे का नॉलेज है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए दोस्तों, आज की डेट में लिटरेट सभी हैं। देश आज़ाद था तब बड़ी मुश्किल से 17-18% की आबादी ही होगी जो लिटरेट होगी। आज वही 80-81% तक के लिटरेट है। तो लिटरेसी तो सब में आ गई है, लेकिन फिर भी किसी के पास में ज़्यादा पैसा है, किसी के पास में कम पैसा है। तो ये जो पैसों का कम और ज़्यादा होने वाला जो बात है वो क्लियरली डिफाइन करता है, क्लियरली पिक्चर क्लियर करता है कि कहीं हद तक के उस दौर में जिन लोगों ने पैसे अपने पास में रखे हुए थे और आज जिनके पास में पैसे हैं, ये कहीं हद तक के हमसे किसी न किसी एक चीज़ में आगे हैं। और वो आगे जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी में है। दोस्तों, आज ये सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ
कहीं और बात नहीं होती है, या तो बात होती भी है तो इतनी बड़ी बड़ी बुक में इतने कठिन कठिन शब्दों के साथ या एकदम बैलेंस शीट दिखा करके बताया जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी वैसी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, और मेरे को तो कभी कभी ये शक होता है कि वो लोग ये चाहते ही नहीं है कि हर कॉमन मैन या हर एक इंसान तक के फाइनेंशियल लिटरेसी का ABCD तक भी पहुंचे, क्योंकि उन लोगों के पास में वो सीक्रेट है और वो लोग उसको शेयर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जितना ये नॉलेज शेयर होगा उतना ही पैसा स्प्रेड होता जाएगा सोसाइटी में। तो जो ये चीज है जिसके बारे में मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता हूं, तो देखिए पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल शशि कपूर दीवार पिक्चर में नो वैकेंसी के बोर्ड देखते हुए घूमते थे। तो उस दौर से लेकर के आज के दौर तक के अगर ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी अगर बेरोजगारी की समस्या है और पैसों की समस्या है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि कहीं ना कहीं लिटरेट होने के बावजूद हम लैग कर रहे हैं। लैग किस चीज से कर रहे हैं? वो चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चीजों को अगर हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, जैसा कि अगले एपिसोड में हम उन एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो 60+ की एज के हैं। हालांकि वहां पे बातचीत करने लायक कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों की जो फाइनेंशियल उस समय की स्टेटस होती है, उन लोगों के बारे में अगर हम आज समझ सकते हैं तो समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आज के एपिसोड में बात किया कि जिस प्रकार से टीनेजर्स की प्रॉब्लम है, जिस प्रकार से न्यूली प्रोफेशनल लाइफ में आए लोगों के साथ में जो होता है, तो वो उस समय का माइंडसेट होता है, उसमें फार विजन, दूरदृष्टि बिल्कुल नहीं होती है। हमें आने वाले कल की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उस समय समस्याएं भी अगर मैं ना बोलूं तो आने वाले वक्त के बारे में भी हमारे को कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो समय, उस समय हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है या किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी होने वाली है, किस प्रकार का समय हमारे आगे आने वाला है। तो इन चीजों को अगर जब तक कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तब तक कि हमारी एकेडमिक लिटरेसी बहुत हद तक के फेल है दोस्तों। हमें उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए जो चीज़ों की समस्याएं हमारे को समय आगे वाला दिखाने वाला है। तो ये जो समय आगे दिखाने वाला चीज़ है, समस्याएं खड़ी करने वाली जो बात है, उन समस्याओं का समाधान है पैसे के द्वारा। तो पैसे के द्वारा अगर किसी चीज़ का समाधान है तो उस पैसे का ज्ञान होना जरूरी है, और उस पैसे के ज्ञान को ही मैं हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी बोलता हूं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे या जिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक कि धीरे धीरे आपका समय आपके हाथ से जाते जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें समय रहते समझना जरूरी है कि हमें किस प्रकार का कल देखना है। समय दो चीज़ों के दो तरीके से चलता है, या तो प्रीपेड या पोस्टपेड। आपको अगर प्रीपेड तरीके से चलाना है तो आपको मेरे तरीके से सोचना पड़ेगा, और अगर आप पोस्टपेड तरीके से, तो जिस प्रकार की भी समस्या है, जिस प्रकार के भी खर्चे आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। उसके लिए क्या ऑप्शन आपको सामने मिलता है, क्योंकि उस समय ऑप्शन आप को जो लिमिटेड मिलेंगे उसी में से ही चुनना पड़ेगा। तो समस्याएं जिस प्रकार की भी आए, आपको समस्याओं को उस समय जो पॉसिबल हो सकता है उसी प्रकार के तरीके से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप कोई भी प्री अरेंज्ड सॉल्यूशन के साथ में उस चीज को काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको कंट्रोल्ड वे में या आपके कमांड के तरीके से अगर कंट्रोल करना है, तो आपको उसको असेस करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर में किस प्रकार की प्रॉब्लम या किस प्रकार का समय आगे जाके आ सकता है। क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं है कि आपने आज जिस उम्र में है उसके पहले कोई नहीं आया था या उसके बाद कोई नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस एज ग्रुप से गुजरे हैं। आप किसी एक को भी देख लीजिए तो उसकी खाई हुई ठोकर से भी आप समझ सकते हैं कि आपको भी संभावित तौर पर उसी प्रकार की समस्याएं
आने वाली है और आपके बाद में भी लोगों को आएगी। तो कुछ होशियार लोग होते हैं जो दूसरों की ठोकर से भी खुद समझ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपन ठोकर खाए बगैर वो ठोकर से सबक लेने का कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आप किस प्रकार के लोगों में आते हैं इसको आपको जज करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से आप प्रीपेड तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, प्री असेस तरीके से अपने प्रॉब्लम को फेस करने का एक माइंडसेट बनाएं और उस माइंडसेट के साथ में आप उन चीज़ों को असेस करें और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ये जो एक वेडिंग एज वाला जो एज ग्रुप है उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे सवालों के साथ में मैं आज का अपना एपिसोड यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।